1991 की वो एक सर्द और खामोश रात थी जब पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद में सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक और मुंबई के मिंट रोड पर स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तरों में बत्तियां जल रही थीं। अधिकारियों के चेहरों पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे और फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। ये कोई आम रात नहीं थी। ये भारत के इतिहास की वो रात थी जब देश की इज्जत, उसकी साख और उसका भविष्य एक बड़े दांव पर लगा था। हम एक ऐसे मिशन की दहलीज पर थे जिसकी खबर अगर लीक हो जाती तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते थे। ये कहानी है उस गुप्त ऑपरेशन की जिसने भारत को दिवालिया होने की कगार से वापस खींचा और एक गुमनाम जहाज के जरिए देश का सोना 7 समंदर पार भेजा गया। उस दौर के मंजर को याद कीजिए, 1990 का अंत और 1991 की शुरुआत। भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर रास्ता तबाही की ओर जाता दिख रहा था। गल्फ वॉर छिड़ चुका था, सद्दाम हुसैन की सेनाओं ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थीं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता था और अब उसे खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर खत्म हो रहे थे। सोवियत यूनियन, जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और दोस्त था, खुद बिखर रहा था। भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना गिर चुका था कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। सरल भाषा में कहें तो एक देश के तौर पर हमारे पास अपनी जरूरतों का सामान खरीदने के लिए जेब में चिल्लर भी नहीं बचे थे। दुनिया के बड़े बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमें और कर्ज देने को तैयार नहीं थे। उनका सीधा संदेश था, अगर पैसा चाहिए तो कुछ ठोस गिरवी रखो। उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और उनके एडवाइजर्स जानते थे कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। वित्त मंत्रालय के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। अधिकारियों के बीच फुसफुसाहट थी कि क्या भारत वाकई दिवालिया होने वाला है? क्या भारत का हश्र भी उन लैटिन अमेरिकन देशों जैसा होगा जो कर्ज के बोझ तले दबकर तबाह हो गए थे? इसी घुटन भरे माहौल के बीच एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो किसी भी भारतीय सरकार के लिए पॉलिटिकल सुसाइड के समान था। फैसला था भारत के सोने को गिरवी रखना। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये परिवार की इज्जत है, ये बचत का आखिरी सहारा है और ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जब घर जल रहा हो तो गहने बेचकर ही आग बुझाई जा सकती है। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर एस वेंकटरमणन के पास एक फाइल आई। उस फाइल पर लाल रंग से अति गोपनीय लिखा था। कैबिनेट सेक्रेटरी और वित्त मंत्रालय के कुछ आला अफसरों के बीच मीटिंग शुरू हुई। कमरे का तापमान एसी के बावजूद गर्म था। सवाल यह था कि क्या हम अपनी जनता को बता सकते हैं कि हम सोना बाहर भेज रहे हैं? जवाब था, बिल्कुल नहीं। अगर यह खबर लीक हुई कि भारत का सोना जहाज में लाद कर इंग्लैंड भेजा जा रहा है तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोग बैंक से अपना पैसा निकालने लगेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को एक जासूसी फिल्म की तरह प्लान किया गया। इसे नाम दिया गया एक प्रोटेक्टिव एसेट ट्रांसफर। मई 1991 के पहले हफ्ते में मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। पहला टारगेट था 20 टन सोना। यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भेजा जाना था, लेकिन इसे तिजोरियों से निकालकर एयरपोर्ट तक ले जाना सबसे बड़ी चुनौती थी। मुंबई की भारी भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर जब करोड़ों का सोना गुजरता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। आरबीआई की बिल्डिंग के नीचे बने गहरे तहखानों में भारी सुरक्षा के बीच संदूकों की गिनती शुरू हुई। हर संदूक पर एक खास नंबर दिया गया। सोने की ईंटों को मखमल के कपड़ों में लपेटकर लकड़ी के मजबूत बॉक्सों में रखा गया और फिर उन पर लोहे की पट्टियां बांधी गईं। रात के 2 बज रहे थे। मुंबई के मिंट रोड पर कुछ ट्रक्स खड़े किए गए। ये ट्रक्स देखने में बिल्कुल साधारण थे, जैसे किसी कुरियर कंपनी के हों, लेकिन इन ट्रक्स के चैसी को खास तौर पर मजबूत किया गया था क्योंकि सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है। ट्रक्स के ड्राइवर्स को यह नहीं बताया गया था कि वे क्या ले जा रहे हैं। उन्हें बस इतना पता था कि ये एक हाई वैल्यू सरकारी सामान है। ट्रक्स के साथ सादे कपड़ों में पुलिस की ऐसी गाड़ियां थीं जिनमें ऑटोमेटिक राइफल से लैस कमांडोज बैठे थे। आदेश साफ था, अगर कोई हमला हो तो बिना सोचे गोली चला देना। जैसे ही काफिला रिजर्व बैंक की इमारत से बाहर निकला, अधिकारियों की सांसें थम गईं। रास्ता मुंबई के कोलाबा से होते हुए शहर एयरपोर्ट की तरफ था। बीच रास्ते में एक जगह सिग्नल पर ट्रक को रुकना पड़ा। वहां कुछ राहगीर और आवारा कुत्ते घूम रहे थे। एक गार्ड की नजर एक संदिग्ध कार पर पड़ी जो पिछले 2 किलोमीटर से उनका पीछा कर रही थी। क्या किसी को खबर मिल गई थी? क्या कोई अंडरवर्ल्ड गैंग इस सोने को लूटने की फिराक में था?
सस्पेंस गहराता जा रहा था। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी पर कोडेड भाषा में बात की। कमांडोज ने अपनी बंदूकों की सेफ्टी कैच हटा दी। लेकिन वो कार अगले मोड़ पर मुड़ गई। वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, लेकिन उस तनाव ने अधिकारियों को बुरी तरह डरा दिया। हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर एक विशेष चार्टर्ड प्लेन सफेद हाथी की तरह खड़ा था। यह प्लेन किसी यात्री के लिए नहीं, बल्कि भारत की साख बचाने के लिए आया था। प्लेन के क्रू को आखिरी मिनट तक नहीं पता था कि उनके कार्गो में क्या है। जब भारी क्रेन के जरिए लोहे के उन संदूकों को प्लेन के पेट में उतारा गया तो प्लेन का टायर थोड़ा दब गया। सोने का वजन ही इतना था। अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए। ये एक ऐसा पल था जब भारत का गौरव वास्तव में देश की सीमाओं से बाहर जाने के लिए पंख फैला रहा था। पायलट को निर्देश दिए गए थे कि वो किसी भी हालत में प्लेन को रास्ते में लैंड नहीं कराएगा, चाहे कोई भी टेक्निकल फॉल्ट क्यों ना हो। उसे सीधे लंदन की तरफ उड़ान भरनी थी। रात के करीब 4:30 बजे जब सूरज निकलने ही वाला था, प्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ भारत का 20 टन सोना आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो गया। दिल्ली और मुंबई के कंट्रोल रूम में बैठे लोगों ने एक लंबी आह भरी, लेकिन उन्हें पता था कि असली खतरा अभी टला नहीं है। जब तक ये जहाज लंदन की धरती को नहीं छूता और बैंक ऑफ इंग्लैंड इसकी पुष्टि नहीं कर देता, तब तक भारत की इकोनॉमी मौत के साए में ही खड़ी थी। ये इस मिशन का सिर्फ पहला पड़ाव था। आने वाले दिनों में और भी बड़ा तूफान आने वाला था। अभी तो सिर्फ 20 टन गया था, लेकिन भारत को बचाने के लिए 47 टन और सोने की जरूरत थी। क्या अगली बार भी ये मिशन इतना गुप्त रह पाएगा? क्या भारतीय जनता अपने सोने को इस तरह विदेश जाते देख चुप रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कर्ज वाकई भारत को बचा पाएगा, या हम हमेशा के लिए गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाएंगे? मई का वो पहला मिशन तो जैसे तैसे पूरा हो गया, लेकिन दिल्ली के गलियारों में अभी जश्न का माहौल नहीं था। 20 टन सोने के बदले मिली रकम सिर्फ एक मरहम की तरह गई, जबकि घाव बहुत गहरा था। जून 1991 में आते आते भारत की राजनीतिक जमीन खिसकने लगी थी। चुनाव हो चुके थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके थे। उनके साथ वित्त मंत्री के रूप में एक शांत और गंभीर चेहरा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन दोनों के सामने मेज पर जो फाइल रखी थी वो किसी डरावनी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब इतना गिर चुका था कि हमारे पास सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स बचे थे। इसका मतलब था कि भारत के पास अब केवल 2 हफ्ते का राशन और तेल खरीदने की औकात बची थी। अगर 15 दिन के भीतर और पैसा नहीं आया तो भारत को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता। दुनिया भर के अखबारों में हेडलाइन छपती, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिवालिया हो गया। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह की आंखों में देखा। सवाल वही था, क्या और सोना भेजा जाए? इस बार आंकड़ा पहले से कहीं बड़ा था, 47 टन सोना। इसे यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा जाना था। लेकिन इस बार चुनौती दोगुनी थी। मॉनसून की शुरुआत हो चुकी थी, मुंबई में भारी बारिश का अंदेशा था और खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी कि कुछ विदेशी जासूसी एजेंसियां और घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस गोल्ड मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। अगर इस बार ट्रक्स पकड़े जाते तो सरकार गिरने के साथ साथ देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था ढह जाती। जुलाई की एक उमस भरी सुबह मुंबई के शहर एयरपोर्ट के एक पुराने हैंगर में सन्नाटा था। वहां एयर इंडिया का एक बोइंग 747 कार्गो प्लेन खड़ा था। इस विमान का नाम था शहंशाह। लेकिन उस दिन ये शहंशाह किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूर कर्जदार की तरह चुपचाप खड़ा था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। आरबीआई के अधिकारियों ने इस बार स्ट्रैटेजी बदली। ट्रक्स को अलग अलग रास्तों से भेजा गया ताकि किसी को शक न हो। एक ट्रक बायकोला से निकला तो दूसरा प्रभा देवी की गलियों से। हर ट्रक में करीब 10-12 टन सोना लदा था। सस्पेंस तब चरम पर पहुंचा जब तीसरा ट्रक एयरपोर्ट के गेट नंबर 5 पर पहुंचा। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने चाबी घुमाई, लेकिन सिर्फ एक घरघराहट की आवाज आई। पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां थीं। अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। वो खुलेआम ट्रक के नीचे उतरकर मैकेनिक को नहीं बुला सकते थे, क्योंकि वहां मीडिया के कुछ फोटोग्राफर्स अक्सर चक्कर काटते रहते थे। 12 टन सोने से लदा ट्रक बीच सड़क पर खड़ा था। मिनटों का समय घंटों की तरह बीत रहा था। अगर कोई पास आकर संदूक देख लेता तो? आखिर में कमांडोज ने खुद मोर्चा संभाला और ट्रक को धक्का देकर अंदर ले जाया गया। वो 5 मिनट भारतीय इतिहास के सबसे लंबे 5 मिनट थे। जैसे ही सारा सोना प्लेन के भीतर लोड हुआ, एक और मुसीबत सामने आई। विमान के वेट एंड बैलेंस का संतुलन बिगड़ रहा था। सोने की ईंटें इतनी भारी और डेंस थीं कि प्लेन का पिछला हिस्सा झुक रहा था। इंजीनियर्स को भागकर आना पड़ा। उन्हें बताया गया कि ये विशेष सरकारी सामान है, इसलिए इसे सावधानी से फैला कर रखना होगा।
करीब 3 घंटे की देरी के बाद भारी बारिश के बीच शहंशाह ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। पायलट के हाथ कंट्रोलर पर जम चुके थे। उसे पता था कि उसके पीछे जो वजन है वो पूरी भारत की इकोनॉमी का बोझ है। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ अभी आना बाकी था। जब ये प्लेन ज्यूरिक के ऊपर था तो वहां के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। कुछ मिनटों के लिए दिल्ली के वॉर रूम में सन्नाटा छा गया। अधिकारियों को लगा कि कहीं प्लेन हाईजैक तो नहीं हो गया या कहीं कोई बड़ी दुर्घटना। ज्यूरिक की पहाड़ियों पर कोहरा घना था। बिना एटीसी के संपर्क के लैंड करना असंभव था। प्लेन में फ्यूल कम हो रहा था। दिल्ली में बैठे कैबिनेट सेक्रेटरी ने फोन हाथ में लिया हुआ था। तभी रेडियो पर एक धीमी आवाज आई, इंडिया 123, यू आर क्लियर टू लैंड। उन चंद पलों की खामोशी ने अधिकारियों की उम्र जैसे 10 साल बढ़ा दी थी। सोना ज्यूरिक में उतरा। वहां के बैंक अधिकारियों ने बक्सों को खोला। उनके सामने शुद्ध 24 कैरेट सोने की हजारों ईंटें चमक रही थीं। स्विट्जरलैंड के बैंक ने तुरंत रिसीट जारी की और भारत के खाते में करोड़ों डॉलर्स ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 20 टन सोना लंदन भी जाना था। भारत का ये सीक्रेट मिशन अब दुनिया की नजरों में आने लगा था। कुछ विदेशी पत्रकारों ने खबर छापी कि भारत का सोना सड़कों पर घूम रहा है। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, संसद में कोहराम मच गया। विपक्ष ने पिछली सरकार और राव की वर्तमान सरकार को घेर लिया। विपक्ष के नेता चिल्ला रहे थे, हमारी माँ बहनों का गहना गिरवी रख दिया गया, देश की इज्जत नीलाम हो गई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव शांत बैठे थे। उन्हें पता था कि अगर वो सच्चाई बताएंगे तो जनता भावुक हो जाएगी और अगर नहीं बताएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर वो ऐतिहासिक स्पीच दी जिसने भारत की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, सोना गिरवी रखना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन देश को दिवालिया होने देना उससे भी बड़ा पाप है। हम ये सोना वापस लाएंगे, ये मेरा वादा है। ये केवल पैसे का लेन देन नहीं था, ये भारत के आत्मसम्मान की अग्नि परीक्षा थी। उन सोने की ईंटों ने हमें आईना दिखाया था कि हम अपनी पुरानी नीतियों की वजह से कहां पहुंच गए हैं। अब वक्त था कड़े फैसलों का। रुपये का डीवैल्यूएशन किया गया, लाइसेंस राज की बेड़ियां तोड़ी गईं और भारत में अपनी खिड़कियां दुनिया के लिए खोल दी। लेकिन क्या ये सब काफी था? क्या जो सोना हमने 7 समंदर पार भेजा था वो कभी वापस आएगा, या फिर वो लंदन और ज्यूरिक की अंधेरी तिजोरियों में हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा? अगली खेप के लिए अब और भी बड़ी तैयारी की जरूरत थी, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के उन गुप्त विमानों पर टिकी थीं। जुलाई 1991 के उस तीसरे हफ्ते में दिल्ली की हवा में भारी तनाव था। 47 टन सोने की पहली खेप तो निकल चुकी थी, लेकिन मिशन अभी आधा ही पूरा हुआ था। अब तक की उड़ानों ने दुनिया भर के खुफिया तंत्रों और इंटरनेशनल मीडिया को सतर्क कर दिया था। बीबीसी और CNN जैसे बड़े चैनल्स पर खबरें चलने लगी थीं कि भारत का स्वर्ण भंडार संकट में है। भारत के लिए यह सबसे कमजोर होने का क्षण था। हर विदेशी इन्वेस्टर भारत के स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालने की फिराक में था। अगर एक भी और गलती होती तो भारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। मिशन का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक अतिरिक्त शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वे सोने की शुद्धता की जांच खुद करेंगे और इसके लिए उन्हें फिजिकल डिलीवरी लंदन में चाहिए। इसका मतलब था एक और सीक्रेट फ्लाइट, और इस बार सुरक्षा का खतरा पहले से कहीं ज्यादा था। इस बार के सोने को कलेक्टर्स गोल्ड कहा गया, क्योंकि इसमें सिर्फ ईंटें नहीं थीं, बल्कि पुरानी रियासतों के सोने के सिक्के और दुर्लभ मोहरें भी शामिल थीं, जिन्हें RBI ने दशकों से संजो कर रखा था। इन सिक्कों का हिस्टोरिकल महत्व सोने की कीमत से कहीं ज्यादा था। रात के करीब 11 बजे पालम एयरपोर्ट के एक कार्गो बे में सन्नाटा था। एयर इंडिया का एक विशेष प्लेन फ्यूल भरवा रहा था। सुरक्षा अधिकारी इस कदर तनाव में थे कि उन्होंने प्लेन के पायलट्स को भी उड़ान भरने के ठीक 10 मिनट पहले ही रूट मैप दिया। सुरक्षा के लिए एक डमी प्लेन भी तैयार रखा गया था, ताकि अगर कोई हमला या जासूसी हो तो मुख्य विमान को बचाया जा सके। जब सोने के संदूक प्लेन के भीतर रखे जा रहे थे तो एक अधिकारी की नजर एक संदूक पर पड़ी जो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर मखमल के कपड़े में लिपटी हुई सोने की मोहरें दिख रही थी। उसे तुरंत सील किया गया। वो अधिकारी जानता था कि अगर एक भी सिक्का गायब होता तो ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता। विमान ने उड़ान भरी। रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए इसे एक खाड़ी देश के एयरपोर्ट पर रुकना था। यह सबसे जोखिम भरा समय था। गल्फ वॉर के ठीक बाद का माहौल था और उस इलाके में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। जैसे ही प्लेन वहां लैंड हुआ, उसे सशस्त्र स्थानीय गार्ड्स ने घेर लिया। भारतीय पायलट्स को विमान से नीचे उतरने की इजाजत नहीं दी गई।
3 घंटे तक वे पायलट्स उसी लोहे के पक्षी के अंदर बैठे रहे जिसके पेट में भारत का भविष्य बंद था। वहां की गर्मी असहनीय थी और हर बीतता पल एक सदी जैसा लग रहा था। जब अंततः प्लेन ने फिर से उड़ान भरी, तब जाकर दिल्ली के वॉर रूम में लोगों ने पानी पिया। जब ये सोना लंदन पहुंचा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियां इसके लिए तैयार थीं, लेकिन वहां एक और पेच फंस गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत के सोने की प्योरिटी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कुछ ईंटों का वजन कम है। भारतीय अधिकारियों और ब्रिटिश बैंकर्स के बीच तीखी बहस हुई। ये केवल टेक्निकल बहस नहीं थी, ये भारत की साख पर हमला था। अंत में इंटरनेशनल लेवल के लैब टेस्ट्स हुए और भारत का सोना खरा उतरा। बदले में भारत को $600 मिलियन का और कर्ज मिला। अब भारत के पास इतना पैसा था कि वो अगले 6 महीनों तक बिना किसी डर के तेल और अनाज खरीद सकता था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। जैसे ही कर्ज की राशि भारत के बैंक अकाउंट्स में आई, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने अपनी स्ट्रैटेजी का दूसरा चरण शुरू किया। उन्होंने सिर्फ कर्ज लेकर काम नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने 24 जुलाई 1991 को वो ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसने लाइसेंस राज की कब्र खोद दी। उन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब केवल एक कर्जदार देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्केट है जहां पूरी दुनिया ट्रेड कर सकती है। भारत की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। विदेशी कंपनियां भारत आने लगीं, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा और देखते ही देखते डॉलर्स की बारिश होने लगी। 1991 के उस साल ने भारत को बदल कर रख दिया था। जो देश सोने को गिरवी रख रहा था, वही देश अब दुनिया का सबसे आकर्षक इन्वेस्टमेंट सेंटर बन गया। 1993 आते आते भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि वो अपने कर्ज की किश्तें समय से पहले चुकाने लगा। और फिर आया वो साल जिसका हर भारतीय को इंतजार था, 1994। नवंबर 1994 का वो दिन बेहद भावुक था। वही चार्टर्ड प्लेन जो सोने को बाहर ले गया था, अब वापस आने की तैयारी में था। लंदन और ज्यूरिक की उन अंधेरी तिजोरियों से भारत का सोना निकाला गया। वही संदूक, वही मोहरे और वही ईंटें। जब वे संदूक वापस मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां कोई ढोल नगाड़े नहीं थे, कोई शोर नहीं था, लेकिन वहां मौजूद हर अधिकारी की आंखों में गर्व के आंसू थे। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल सोना वापस पाया है, बल्कि उन्होंने भारत का वो स्वाभिमान भी वापस हासिल कर लिया है जिसे दुनिया समझती थी कि हम कभी नहीं पा सकेंगे। भारत ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और 47 टन सोना वापस आरबीआई के तहखानों में अपनी सही जगह पर पहुंच गया। वो संकट जो भारत को मिटाने आया था, वास्तव में भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। उस सोने की यात्रा ने हमें सिखाया कि जब मुसीबत आए तो भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज को दांव पर लगाकर भी लड़ना चाहिए। आज जब हम $60 बिलियन से भी ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में खड़े हैं, तो हमें उन गुप्त रातों के उन नायकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वे ट्रक ड्राइवर्स जिन्होंने बिना सवाल पूछे करोड़ों का सोना ढोया, वे पायलट्स जिन्होंने जोखिम भरे रूट्स पर उड़ान भरी, और वे दूरदर्शी राजनेता जिन्होंने अपनी साख की परवाह किए बिना देश के भविष्य के लिए कड़े फैसले लिए। ये उन सब की जीत थी। 1991 का वो गोल्ड मिशन भारत के पुनरुत्थान की सबसे महान कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि राख से भी फीनिक्स पक्षी की तरह उड़ा जा सकता है, बशर्ते आपके पास साहस हो और अपनी मिट्टी पर भरोसा हो। इतिहास का वो अध्याय हमें आज भी ये सीख देता है कि सोना गिरवी रखना कमजोरी नहीं, बल्कि संघर्ष की एक स्ट्रैटेजी थी। आज भारत का वो सोना सिर्फ एक रिजर्व नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान कभी नहीं झुकता, कभी नहीं थकता और कभी नहीं हार मानता। हम गिरे थे संभलने के लिए, हम पीछे हटे थे लंबी छलांग लगाने के लिए, और आज भारत की वो छलांग पूरी दुनिया देख रही है। 1991 का वो मिशन सफल रहा, और उसकी सफलता आज हमारे चमकते हुए शहरों, हमारे युवाओं के सपनों और भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद में साफ झलकती है। वो सोना लौट आया है, और उसके साथ लौट आया है भारत का वो गौरव जो अब कभी किसी तिजोरी में बंद नहीं होगा।